ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र खत्म कर चुके थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन, अच्छा, प्रजनन क्या होता है? प्रजनन तो अपने ही जैसे किसी दूसरे कैरेक्टर को बनाना या अपने ही जैसे किसी दूसरे कैरेक्टर को पैदा करना प्रजनन कहलाता है ना? अपने ही जैसे किसी दूसरे कैरेक्टर को पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन अपने ही जैसे दूसरे ह्यूमन को अगर पैदा करता है तो ये क्या कहलाता है? इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कुत्ता है, कुत्ता अपने ही जैसे दूसरे कुत्ते को पैदा करता है, रिप्रोडक्शन है। समझ में आ रहा? गाय, बैल, भैंस, बकरी जितने भी मैमल्स हैं वो अपने ही जैसे दूसरे कैरेक्टर को पैदा करते हैं, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है सेक्स। सेक्स, अब देखो, रिप्रोडक्शन तो दो तरीके के हो जाते हैं। एक होता है सेक्सुअल, सेक्सुअल जिसमें हमें मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है, हम इसके बारे में समझेंगे। मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। और दूसरा होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम सेक्सुअल, असेक्सुअल इन सब के बारे में पढ़े उससे पहले हमें समझना होगा सेक्स के बारे में। सेक्स जो इंडिया में ना एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट बना हुआ है। टैबू समझते हो? जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, बचते हैं इससे बात करने से। तो पहले हम इस सेक्स के मिथ को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करते हैं, इससे हम रूबरू होते हैं और उसके बाद हम रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि सेक्स क्या होता है? सेक्स, सेक्स देखो, सेक्स के तो कई मतलब हो सकते हैं। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज योर सेक्स, व्हाट इज योर सेक्स यानी वो पूछ रहा है तुम्हारा जेंडर क्या है। जेंडर यानी तुम मेल हो, फीमेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो। अच्छा, ट्रांसजेंडर में कौन कौन आ जाते हैं? तो LGBTQ यानी जिसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, समझ में आ रहा? ये सारे के सारे या ट्रांसजेंडर कैटेगरी में कहलाते हैं, जो न तो मेल होते हैं न फीमेल होते हैं। समझ में आ रहा है? हालांकि बाइसेक्सुअल एक अलग तरीके की हार्मोनल चेंजेस होती है बॉडी में। हम इन सब टॉपिक पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना है सेक्स के बारे में, क्योंकि लोग इससे कतराते हैं, बात नहीं करते हैं। अभी हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम इन सब टॉपिक को डिस्कस ना करें। देखो, स्कूलों में क्या होता है, स्कूल वगैरह में तो रिप्रोडक्शन चैप्टर ही छोड़ दिया जाता है। कॉलेजेस में भी अच्छे से उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर आज ऑनलाइन के टाइम पीरियड में हमें ये मौका मिला है पढ़ने का, तो क्यों ना हम इसे खुल के पढ़े, अच्छे से समझ के पढ़े, है ना? ओके, अच्छा, तो पहली बात हमने सेक्स के बारे में क्या समझा कि भाई अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज योर सेक्स, मतलब वो तुम्हारे जेंडर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर कभी कोई कहे कि सेक्सुअल एक्टिविटी, एक होती है सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी। अच्छा, क्या होती है सेक्सुअल एक्टिविटी? सेक्सुअल एक्टिविटी क्या होती है? तो जैसे हम एक पार्टनर है, एक या कपल है, समझो एक कपल है, ये है मिस्टर रॉबिन आर, और हम यहाँ बना देते हैं ये है मिस राधा आर। ठीक है, आर आर, ये दोनों क्या है? कपल है। अब देखो, जैसे कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं यानी टच करते हैं, टचिंग, किस संवेदना से?
सेक्स की संवेदना से, यानी कि उनके अंदर एक इमोशन भरा हुआ है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई बहन आपस में हाथ पकड़ रहे हैं तो सेक्स करने के उद्देश्य से ही पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, दो कपल हैं जो एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड है। ठीक है, इमोशनली अटैच्ड है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आएगी। उसके बाद वो किस करते हैं, किसिंग किसिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आएगी, है ना। कडलिंग, एक दूसरे को हक करते हैं, कडलिंग सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आएगी। ठीक है, मेल क्या करते हैं, मेल मास्टरबेट करते हैं, मास्टरबेशन सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर आएगी। फिर आता है लास्ट में इंटरकोर्स, इंटरकोर्स यानी पेनिस और वजाइना का मिलन। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सेक्स का मतलब सिर्फ ये इंटरकोर्स से ही नहीं होता है, इसमें ये सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। समझ में आ रहा है? जब हम मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो किस तरीके से एक हेल्दी रिलेशनशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ओके। हालांकि अभी हम यहाँ पर भी समझेंगे जो हमारे भारत का जो इतिहास रहा है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पता है, पहले के जो लोग थे वो बहुत ही ओपन माइंडेड थे, ब्रॉड माइंडेड थे। वो सेक्स को सेक्स की तरह ही लेते थे, आज के टाइम पीरियड की तरह वो छुपाते नहीं थे। ठीक है, पर्दा नहीं रखते थे। तभी तो पुराने टाइम पीरियड में ही अगर हम देखेंगे तो कई सारे ऐसे टेम्पल्स बने हैं, कई सारे ऐसे किताबें लिखी गई हैं जो पूरी तरीके से सेक्स को ही डेडिकेटेड है। जैसे अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं तो खजुराहो का नाम सुना होगा आपने, इसका खजुराहो, खजुराहो टेम्पल कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। हालांकि खजुराहो के इस जो दीवारें हैं या आउटर लेयर है उस पर जो पिक्चर्स कार्विंग की गई है, पत्थरों को काट काट के बनाया गया है, वो डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इसको रिप्रेजेंट करती है डेली लाइफ को, मतलब कि दैनिक जीवन में इंसान क्या काम करता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उस पर रिलीजियस डेटी जो होते हैं, देवी देवता होते हैं, उनको दिखाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ ही उस पर सेक्सुअल एक्टिविटी के हर एक पोजेस अलग अलग तरीके से, क्या फैंटेसी हो सकती है एक इंसान की, क्या पॉसिबल पोजेस हो सकते हैं, हर एक चीजों को उस पर दिखाया गया है। और ये क्या है, यहाँ पर ऐसे 20 से 25 टेम्पल्स हैं जो जिसमें ये जैन टेम्पल प्लस हिंदू टेम्पल दोनों इंक्लूडेड है। हिंदू में भी शिव और अपने विष्णु जी को समर्पित है, और जैनिज्म में तो पता है वहां पर भगवान को माना नहीं जाता है, वहां पर महावीर या तीर्थंकर जैसे होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो अगर पहले के लोग मंदिरों पर ये चीजें दिखा सकते हैं तो आज हम इनके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते हैं, हम इनके बारे में स्टडी क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। ओके, उसी तरीके से ये सिर्फ मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात नहीं है। आसाम में आसाम में एक टेम्पल है कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर, कामाख्या। यहाँ पर वजाइना की वर्शिप की जाती है। हाँ? क्यों की जाती है भाई, कोई ना कोई वजह रही होगी। तो लोग चाहते थे उस वक्त के लोग कि जो आने वाला टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में लोग इसे एक टैबू न माने, इसे एक निषेध न माने, इस पर रोकथाम न करे, इसे आम जीवन का ही एक हिस्सा माने। क्यों? क्योंकि ये नेचर की ही देन है। सेक्स करना या ना करना ये हमारे बस में, देखो कुछ हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये नेचुरल है। एक उम्र के साथ ये धीरे 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 मेल और फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता ही होता है। अगर ये नहीं हो रहा है किसी के अंदर तो उसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसी चीज को अगर हम लेकर के बात करें तो कामा सूत्रा जैसी किताब भारत में लिखी गई। बात जो ये थे एक क्या कहते हैं उनको, फिलोसफर थे, वात्स्यायन। वात्स्यायन ने कामा सूत्रा जैसी किताब लिख डाली जिसे आज पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। वो भी कब लिखा हुआ था, 3rd सी या BC में, यानी जब
ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 300 साल पहले ये किताब लिखी जा चुकी है। फिर 7th बीसी में आकर के ये खजुराहो का मंदिर बनाया गया है। समझ आ रहा है? तो क्या ग्रेट हिस्ट्री रही है भारत की, जहाँ भारत में हर एक चीज को डिस्कस किया जाता था। लेकिन आज वही भारत है जहाँ पर हर एक चीज के ऊपर पर्दा डाला जाता है। समझ आ रहा है? हाँ, तो देखो, एक एज होती है जब इंसान के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जैसे कि मेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसके रिलीज होने से एक मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो एक उम्र के साथ ये टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और इंसान की जो अट्रैक्शन है वो फीमेल के प्रति कम होने लगती है। जैसे कि जब आप 40-50 क्रॉस करने लगोगे तो उस वक्त आपको इतना सेक्सुअल अराउजल नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो उस वक्त आप ऐसी बात करोगे कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अरे भाई, आपने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली। जब आप 18, 20, 25, 30, 35 की एज में थे तो क्या आपके मन में ख्याल आया था? नहीं ना? क्या कोई बच्चा ऐसा है जो पैदा होते ही कहेगा कि नहीं, मैं तो अब साधु बन जाऊंगा? हाँ? तो अगर आप सेक्स की बात नहीं कर रहे हो, उसे दबा रहे हो, तो आपके लिए घातक है। बेहतर है आप उसे समझो। समझ आ रहा है क्या? सेक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति बैलेंस रहेगी। क्यों क्यों बनाया गया है? एक्चुअली में ये जो सेक्सुअल डिजायर है, वो जानवरों के अंदर, पशु पक्षियों के अंदर, इंसानों के अंदर आखिर क्यों दिया गया है? इसके पीछे कोई न कोई तो मकसद रहा होगा। जाहिर सी बात है, रिप्रोडक्शन। ये जो संसार बना है वो चलता रहे, इसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो हम इससे बचने के बजाय क्या करें, इसके बारे में समझें। हम समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, ये भारत में अगर कोई पूछे कि भाई अच्छा, ये सेक्स एक टैबू क्यों बना हुआ है? ठीक है, तो इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिव वैल्यूज, है ना। एक तो ट्रेडिशन की धीरे धीरे लोग अपनी एक ट्रेडिशन को, पुरानी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इवन अगर हम देखें हमारे दादा परदादा, उनके टाइम पीरियड में देखो तो उनके 15-15, 16-16 बच्चे हुआ करते थे। हाँ, 15-15, 16-16 बच्चे हुआ करते थे। इट मीन्स दे हैव मोर सेक्स देन अस। आज किसी फैमिली में 2 से अधिक बच्चा हो जाए तो उसे पालना बहुत भारी पड़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो आज के टाइम पीरियड में जब हम इतने एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इन सब चीजों से बचने की बजाय हम इनके बारे में पढ़ते क्यों नहीं? समझ में आया? तो हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, लोग बात करने से क्यों बचते हैं? एक और वजह क्या है कि लोगों के बीच में ना सेक्स की प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। कोई भी एजुकेशन नहीं, किसी को नहीं पता होता है कि पेनिस किस तरीके से काम करता है, क्या है टेस्टिस का क्या फंक्शन है, या वजाइना में सर्विक्स क्या होता है, ठीक है, वल्वा क्या होता है, किसी को कुछ नहीं पता है। पीरियड्स क्यों आते हैं, ओवरी से एग कब फर्टाइल फर्टाइल होके बाहर निकलता है, फर्टिलिटी क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। समझ में आ रहा है? और लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने पॉर्न देख लिया तो वो सेक्स के बारे में समझ गए। भाई, पॉर्न एक अलग चीज है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, मूवीज में फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, मूवीज में जो सोसाइटी दिखाई जाती है, क्या वो सोसाइटी हमें रियलिटी में दिखती है? नहीं। हो सकता है एक आध जो मूवी हो वो रियलिटी बेस पर बनी हो, बट अधिकतर मूवीज एक कल्पनाओं पे चलती हैं। तो वैसे ही पोर्नोग्राफी की दुनिया एक अलग है। पॉर्न देख करके अगर आपको लगता है कि आप सेक्स के बारे में समझ जाओगे तो ये मिथ। ठीक है, उससे बाहर निकलिए, आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि सेक्स क्या है, फिर आप उसे एंजॉय करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखो, जैसे ही हाल ही में एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, अगर आप वो मूवी नहीं देखा है आपने तो उसे देखिए। उसमें आप देखोगे कि एक पति पत्नी रहते हैं और उनको बच्चा नहीं हो रहा होता है। तो
पति कहता है कि डॉक्टर साहब हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पत्नी में कुछ प्रॉब्लम है, आप इनको दवा दे दीजिए। जबकि वो डॉक्टर देखता है, कहता है कि भाई आप दोनों के जो सीमेन मतलब कि सीमेन है, स्पर्म, आपका स्पर्म काउंट भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, इनका जो है जो एग है वो भी ठीक है, ठीक है? आप कोशिश करते रहिए। तो फिर भी वो मेल जो है डॉक्टर को कहता है नहीं, आप दवा दे दीजिए। तब बाद में वो महिला अपने जो पार्टनर होती है उससे कंफर्टेबल नहीं हो पाती है बात करने में, तो महिला डॉक्टर को ऐसे चिट्ठी लिख कर देती है फेक करके, और उसमें लिखा रहता है डॉक्टर साहब ये गलत जगह घुस जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनको क्या है भाई, दोनों को सही रास्ता पता नहीं है कि बच्चा कैसे पैदा होगा और हमें कब सेक्स करना है, ठीक है? और किस दरवाजे में घुसना है। उसमें वो मूवी आप देखिएगा, उसमें वो सीन है, बहुत ही मजेदार सीन है। समझ में आ रहा है? ओके। तो लैक ऑफ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन होने की वजह से लोग क्या होते हैं कि डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। पार्टनर के साथ तो होते हैं बट एक्चुअली में इमोशनली उनसे अटैचमेंट नहीं रहता है, ठीक है? हाँ, देखो, सेक्स का मतलब ये नहीं कि एक पर्सन है बस वो अपनी डिजायर को बुझा रहा है, उसमें दोनों पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? कंसेंसस बोलते हैं ना जिसको, सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट कंसेंसस किया गया सेक्स रेप माना जाता है, और भारत में मैरिटल रेप की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। फिर भी भारत में मैरिटल रेप के ऊपर कोई भी नियम कानून नहीं बना हुआ है। महिलाओं की शादी हो जाती है, वो एक बंधन में बंध जाती है, बट वो इमोशनली कभी अपने पार्टनर के साथ अटैच्ड ही नहीं हो पाती। समझे? आप ऐसे कई केसेस देखोगे जहां पर जो पत्नी है, पत्नी एक जिंदा लाश की तरह बिहेव करती है। पति का जब मन करता है सेक्स करने को, वो कर लेता है, इसमें पत्नी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो भाई सेक्स में दोनों की सहमति बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हम रेडी हैं, नहीं हैं, इमोशनल अटैचमेंट किस तरीके से है, हमें सेक्स करना है कि नहीं करना है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह होती है कि लोगों में सेक्स को लेकर के जो विडंबना है वो बनी हुई है, वो उसे एक सिन की तरह देखने लगते हैं और उसे आपस में डिस्कस करने से बचते हैं मोस्टली, ठीक है? इवन बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी जाती है। हालांकि ऐसा करना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा 5 से 10 साल का है, 5 से 10 साल का है, तो उसे अपने सारे ऑर्गन्स से रिलेट करवा देना चाहिए। फीमेल हो तो फीमेल ऑर्गन के साथ, मेल हो तो मेल ऑर्गन के साथ, उसे पूरी तरीके से बता देना चाहिए। जैसे हम हाथ को हाथ बोलते हैं, पैर को पैर बोलते हैं, मुंह को मुंह बोलते हैं, वैसे ही पेनिस को पेनिस बोलो, वजाइना को वजाइना बोलो। क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, नहीं बोल सकते, ठीक है? उसके बाद जैसे ही जो फीमेल होती है, अगर वो 12 से 15 की एज में आती है, तो उसे पेरेंट्स को या स्कूल में तो ये बता देना चाहिए कि भाई पीरियड्स क्या होते हैं, क्योंकि 12 से 15 प्यूबर्टी एज जो होती है, उसके बाद से ही पीरियड्स महिलाओं में चालू हो जाते हैं, गर्ल्स में। तो अगर फैमिली, परिवार में उन्हें पीरियड्स के बारे में प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो वो जो आने वाला उनका मासिक धर्म होता है, उससे थोड़ी-सी वो सावधान हो जाएँगी। उसके लिए वो जो इंतज़ाम करना रहेगा, पैड्स लेना रहेगा या कोई प्रोटेक्शन लेना रहेगा, उसका वो इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन नहीं, इसके बारे में भी उन्हें पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है? इतना चीज़ क्लियर हुआ क्या? हाँ। तो हमें रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले रिप्रोडक्शन या सेक्स से रिलेटेड जितनी भी मिथ होती हैं, उन्हें हमें दूर करना रहता है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो, जैसे जब मैंने बात कही कि ये हमारे यहाँ जो कामा सूत्रा लिखी गई थी, वो कामा सूत्रा में हर एक चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था। जैसे इसमें 7 चैप्टर थे। कामा सूत्रा में 7 चैप्टर थे, एक तरीके से समझो। जिसमें हर चैप्टर में कि पहले में ऐसा कुछ कि पति और पत्नी के बीच में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है? उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद दूसरे में बताया गया था कि किस तरीके से सेड्यूस किया जाता है ना? कि एक फीमेल होती है, वो मेल को कैसे अट्रैक्ट करती है। इसे आप नेचर में भी देख सकते हो। मोस्टली क्या होता है कि नेचर में जो पशु-पक्षी होते हैं, वहाँ पर मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और यही चीज़ हमें अपने ह्यूमन्स में भी देखने को मिलता है। कि आप कोई भी मूवी देख लो, मूवी में जो पुरुष रहता है,
पुरुष हमेशा महिला को रिझाने की कोशिश करेगा, और एक बार महिला रिझ गई उसके बाद पुरुष का सारा का सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ सेडक्शन के बारे में बताया गया है। फिर वेरियस पोजीशंस, सेक्स के लिए कितने वेरियस पोजीशंस हो सकते हैं, अलग अलग पॉसिबल पोजीशंस हो सकते हैं, उनके बारे में बताया गया है उसमें। उसके बाद इस सेक्स का लव और अफेक्शन से क्या रिलेशन है, उसके बारे में उसमें बताया गया है कामा सूत्रा में। ठीक है, और उसके बाद इस सेक्सुअल एक्टिविटी से मिलने वाली फिजिकल प्लेजर, देखो हर मेल हो या फीमेल सबकी एक नीड होती है, फिजिकल प्लेजर की नीड होती है। ठीक है, तो वो पूरी होती है, आप कितना भी खाना खाओ, जो है पानी पियो, कपड़े अच्छे पहनो, लेकिन अगर आपकी फिजिकल जो नीड है, वो डिजायर जो है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपका मन हमेशा उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगने वाला है। ठीक है, इन सब चीजों को समझो। आज के टाइम पीरियड में मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। किस वजह से? ये दो वजह होती है। एक तो आजकल जो ब्रेकअप वाला सिस्टम हो गया है कि दो लड़के लड़कियां साथ में आए, थोड़े दिन टाइम स्पेंड किया, फिर वो किसी को कोई और पसंद आ जाता है, यहाँ लव ट्रायंगल चलने लगता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर लोग क्या हो जाते हैं, अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यदि पहले टाइम पीरियड में क्या होता था कि कम उम्र में ही शादियां हो जाती थी, तो लोगों को इधर उधर कहीं देखने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। एक जगह उनको जो चीज चाहिए रहती है, उनके अंदर फिजिकल नीड हुई, उसको उन्होंने पूरी कर ली, अपने गोल पर फोकस करते थे। ठीक है, वो उस टाइम का जमाना था जब ये चाइल्ड मैरिज वगैरह ज्यादा किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पीरियड में तो चाइल्ड मैरिज कर नहीं सकते हैं, है ना। आज हम अपनी सहमति से हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, हम अपने लाइफ पार्टनर को खुद चूज करते हैं, और ये डिसीजन इंसान को खुद लेना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है कि तुम्हें किसके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो डॉक्टर जी मूवी है आप उसे एक बार देखें, अगर नहीं देखे हो। इतना क्लियर हुआ? चलो देखो, अब हम इसमें जो हमारा ये रिप्रोडक्शन चैप्टर है, इसमें हम लोग जो है मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। शुरू करें? चलो देखो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं असेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा, असेक्सुअल को हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। इतना क्लियर है? ओके, अच्छा, असेक्सुअल का क्या मतलब कि यहाँ पर कभी भी मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती, रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जैसे कोरोना कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, क्या तुमने कभी ये सोचा कि कोरोना के जैसे ही पैदा होने के लिए कोरोनी भी होनी चाहिए? कोरोना हमने सुना, कोरोनी सुनी क्या? नहीं, लेकिन कोरोना इतने तेजी से फैलते गया, है ना, ये भी तो रिप्रोड्यूस कर रहा है अपने ही जैसे वायरस को पैदा कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो उसी बेसिस पर ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कितनी कैटेगरी में? तीन। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक को हम कहते हैं फिजन। फिजन हिंदी में कहेंगे विखंडन। विखंडन। दूसरा होता है बडिंग। बडिंग हिंदी में कहते हैं मुकुलन। और तीसरा होता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी यानी कायिक जनन। कायिक जनन सबके आगे रिप्रोडक्शन जोड़ लेना। फिजन रिप्रोडक्शन, बडिंग रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे किसके पार्ट है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। अभी मैं एक एक करके समझाता हूँ सब, ठीक है। देखो पहले हम समझते हैं फिजन रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिजन रिप्रोडक्शन, आर मतलब फिजन रिप्रोडक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल है, पी फॉर लिख देता हूँ, पेरेंट सेल है। ये पेरेंट सेल आगे जा करके हचक पचक जाएगी, ठीक है, हचक पचक जाएगी और कुछ टाइम बाद ये दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एक पेरेंट सेल का डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाना फिजन कहलाता है। फिजन यानी फिजन मतलब अलग अलग हो जाना, विखंडन हो जाना, समझ आ रहा है? विखंडन हो जाना। इसमें जितने भी छोटी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, छोटी कोशिकाएं जैसे कोरोना या वायरस, वायरस में कोरोना याद रखो, कोरोना। उसके बाद अमीबा, सुना है? अमीबा, अमीबा मैं दिखाता हूँ। अमीबा एकदम छोटा सा होता है। वो अमीबा में क्या होता है, एक ही जो सेल होता है वो बाद में जाकर के दो डॉटर सेल, फिर दो डॉटर सेल बड़े होते हैं, वो टूट करके दो और में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे ही ऐसे बनते रहते हैं, ऐसे ही बनते रहते हैं। इनमें हमें मेल और फीमेल कहीं देखने को मिल रहा है? कहीं नहीं। अब देखो जितनी भी माइक्रोस्कोपिक चीजें होती ना, इन्हें हम नॉर्मल ऐसे आंखों से तो देख नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, छोटी होती हैं। तो जो बहुत छोटे होते हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है, यानी जैसे उनके ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अगर मैं कहूँ कि एक बच्चे के बनने में कितना वक्त लगता है, तो आप कहोगे कि भाई 9 महीने कम से कम। लेकिन एक कोरोना के बनने में, कोरोना तो अगर तुम्हारे अंदर लंग्स में घुस गया तो 3 से 4 दिन के अंदर वो तुम्हारे पूरे लंग्स को कैप्चर कर लेगा। इतना तेज रिप्रोड्यूस करता है ना? क्यों? क्योंकि इनके न्यूक्लियस जो इनका सेल रहता है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं। एक न्यूक्लियस रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, आरएनए रहेगा, बस। अरे फटाफट 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 रिप्लिकेट होते हैं और फटाफट फटाफट अपना साइज बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। जितने भी फिजन रिप्रोडक्शन होते हैं, यानी जैसे वायरसेस हो गए, अमीबा हो गए, इनका बहुत ही फास्ट रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है? फास्ट, बहुत तेजी से होता है। मैं दिखाता हूँ अमीबा, दिखाई दे रहा? अमीबा ये तो माइक्रोस्कोप से लिया गया, कम से कम 1000 गुना जूम करके तब ये अमीबा दिख रहा है। नहीं तो अगर आप एक चुटकी बनाओ ना, एक चुटकी में कम से कम आपके 10,000 अमीबा आ जाएंगे। समझ में आया? अमीबा इसमें क्या रहता है, एक न्यूक्लियस रहेगा, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें क्या रहेगा, है ना, कि हमारा एक न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के बाद इसमें हमें थोड़े से वाटर एब्जॉर्ब करने वाले दिख जाएंगे, ऊपर आ गए क्या जी, वाटर एब्जॉर्ब करने वाले दिख जाएंगे जो पानी को सोख कर रखेंगे। उसके बाद एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अगर कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह देखने को मिल जाए, नहीं तो ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर और देखने को हमें इसमें मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करते हैं। तो अमीबा क्या है? अमीबा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, कौन से टाइप का? फिजन, फिजन, ठीक है, फिजन। दूसरा हम बात करते हैं बडिंग। दूसरा किसकी बात करेंगे? बडिंग, हिंदी में मुकुलन, मुकुलन। अच्छा देखो, बड का मतलब होता है गांठ पड़ना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई पेड़ है, कोई पेड़ है और इस पेड़ पर अगर यहाँ पर ऐसे गांठ पड़ जाए, गांठ पड़ने के बाद यहाँ से कोई एक टहनी टाइप निकल जाए और बाद में ये टहनी और गांठ दोनों अलग हो जाए, टहनी गांठ सहित अलग हो जाए। उसके बाद ये जो टहनी थी इसमें कहीं गांठ पड़ जाए और वहां से एक और टहनी निकल जाए और बाद में क्या हो, ये टहनी और गांठ अलग हो जाए। तो ये क्या हो रहा है, एक ही पेड़ से या एक ही जो एनिमल है उससे क्या हो रहे हैं,
अलग अलग गांठ निकल रहा है और उस गांठ से अलग अलग कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो बडिंग का मतलब क्या होता है? गांठ। गांठ अगर गांठ से किसी दूसरे सेम टू सेम कैरेक्टर वाले कैरेक्टर का जन्म हो रहा है तो उसे हम कहेंगे बडिंग रिप्रोडक्शन। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? जो हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा देखा है? ये एक जली जीव है हाइड्रा, प्लांट की स्पीसीज में आ जाता है। अब इसमें देखोगे अगर आप, तो यहाँ देखो कि एक पेड़ था ये, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक गांठ पड़ा, एक गांठ यहाँ पड़ा, एक गांठ यहाँ पड़ा, उसके बाद यहाँ से नया निकला। अब कुछ टाइम बाद क्या होगा? ये पूरा वाला ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये फिर इनमें से निकल जाएगा, फिर इनमें से निकलेगा, यानी ये एक ही पेड़ में से प्लांट में से धीरे 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 ये हाइड्रा बढ़ते रहता है। तो हाइड्रा में होने वाला जो रिप्रोडक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? बडिंग। बडिंग, ठीक है, बडिंग। उसके बाद तीसरा आता है वेजिटेटिव। क्या आता है? वेजिटेटिव यानी कायिक जन्म। कायिक को मतलब समझो काया। काया क्या है? जो बनावट है। अगर किसी भी वनस्पति या एनिमल के बनावट से ही, शरीर से ही दूसरे जो एनिमल या प्लांट का रिप्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसे आलू देखा है? आलू कैसा होता है जी? आलू ऐसा होता है और आलू में हमें आँखा देखने को मिलता है ना? ऐसा ऐसा आँखा निकल जाता है। आलू को अगर बोते हुए आपने देखा होगा तो आलू को क्या करते हैं? जगह जगह से काट देते हैं। जैसे जो वाला आँखा वाला पोर्शन है उसको काट करके अगर हम मिट्टी में गाड़ देंगे ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से कई सारे दूसरे आलू बन जाएंगे, है ना? इस वाले से कई सारे आलू बन जाएंगे, इस वाले से दूसरे आलू बन जाएंगे। यानी आलू में, पोटैटो में हम उसी को काट काट के नए पोटैटो को जन्म दे सकते हैं। तो आलू में होने वाला एक तरीके का रिप्रोडक्शन, इसे हम कहेंगे वेजिटेटिव। उसी तरीके से ये होता है पत्थर चट्टा। इसको क्या कहते हैं? पत्थर चट्टा। देखो, इसमें इसके पत्तियों से ही दूसरे पौधों का जन्म होता है। दिखाई दे रहा है? इसके पत्तियों से ही क्या निकलते हैं? दूसरे पौधे निकलते हैं। इसका नाम है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा के पौधे में होने वाली जो रिप्रोडक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हम देखते हैं गन्ना जो होता है, गन्ने को भी काट काट कर, जैसे बड़ा सा गन्ना रहता है, अगर ऐसा अगर गन्ना है बड़ा सा, तो वहां पर भी अगर देखेंगे तो आँखा ऐसा निकले रहता है ना? अब इस गन्ने को बीच में से काट दो ऐसे और फिर मिट्टी में बो दो, तो यहाँ से दूसरे गन्ने निकल जाएंगे, है ना? दूसरे गन्ने निकल जाएंगे। तो गन्ने से दूसरे गन्ने का बनना, लेकिन इसे हमें बोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो अपने आप निकल जाएगा। अगर अपने आप निकल जाता दूसरा गन्ना तो ये कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन में आ जाता? बडिंग में आ जाता। लेकिन इसे हमें काट कर बोना पड़ता है, तब उसमें से निकलता है, इसलिए ये वेजिटेटिव में आएगा। इसी तरीके से जो आपका ये होता है, क्या इसको कहते हैं जी? इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट का जो नाम बदल के क्या हो गया है? कमलकम, है ना? कमलकम हो गया है इसका नाम बदल के कमलम, है? ड्रैगन फ्रूट। इसके भी पत्तियों से, अगर इसके पत्तियों को काट के आप जमीन में, मिट्टी में बो दो, तो यहाँ से भी क्या निकल जाते हैं? पौधे निकल जाते हैं किसके? ड्रैगन फ्रूट के। तो ड्रैगन फ्रूट हो गया, या आपका गुलाब का फूल हो गया। गुलाब के डंठल को अगर काट के आप जमीन में गाड़ दो तो वहां से भी दूसरे गुलाब का पौधा निकल जाता है। ये सारे के सारे वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके एग्जाम्पल कहलाएंगे। क्या यहाँ पर कहीं पर हमें इनमें मेल और फीमेल देखने को मिला? नहीं। हालांकि जब हम प्लांट पढ़ेंगे तो प्लांट में भी हम समझेंगे कि वहां पर जब फ्रूट वगैरह लगता है तो फ्रूट लगने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमने अभी यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए
जहां पर मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। जब जब रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती तो उसे कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन कहा जाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? जैसे बताओ, सेक्सुअल, आर मतलब रिप्रोडक्शन, इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक मेल की जरूरत पड़ेगी और एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी। एक मेल की जरूरत पड़ेगी और एक फीमेल की जरूरत पड़ेगी। बिना मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स, अब इसी मैमल्स में हम चाहे जानवरों को रखें, जानवर, या चाहे इंसान को रखें, मानव को, ठीक है? मानव हो गए, जानवर हो गए, पशु पक्षी हो गए, कुछ कुछ वो भी क्या करते हैं? पशु पक्षी भी क्या करते हैं? मेल और फीमेल होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हालांकि वो मैमल्स नहीं होते, अंडे देते हैं, लेकिन वो भी रिप्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, तभी जाकर के पक्षियों में भी क्या होता है? एक नई प्रजाति या नए बच्चों का जन्म होता है। अंडे देने वाले भी इसमें आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतना क्लियर है? अच्छा, जब हम मेल और फीमेल की बात करेंगे तो मेल में हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल की जब बात करेंगे तो हमें यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा। मैं यहाँ थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, बाकी हम डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, अगर मैं मेल की बात करूँ, मेल की यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर हमें दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। एक जिसे हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, और दूसरा हमें पढ़ना पड़ेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी तो वो ऑर्गन जो हमें उत्तेजित करता है, जो हमें उत्तेजित करता है, यानी मेल में जहां पर बनते हैं स्पर्म, और स्पर्म कहाँ बनता है? तो टेस्टिस में, टेस्टिस। तो मेल का जो टेस्टिस होता है उसे हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी जब बच्चा जन्म होते रहता है ना, तो जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अगर उसके निचले पोर्शन में ऐसे दो दो डॉट दिख जाते हैं, तो ये समझ में आ जाता है कि ये मेल है। क्यों? ये दो डॉट उसके दो अंडाशय को रिप्रेजेंट करते हैं, दो टेस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये दो डॉट नहीं दिखते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये फीमेल है, ठीक है? तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में मैं अभी समझाऊंगा ये सब नेक्स्ट लेक्चर में कि सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, क्यों हम इसके बारे में बात करें, ठीक है? जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हमें पेनिस देखना होगा, पेनिस, पेनिस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है? उसके बाद इसमें हमारी मूछें आ जाती हैं, मेल की जो मूछें होती हैं, शरीर पर बाल का होना, आवाज का भारी हो जाना, मसल्स में डेवलपमेंट होना, ये सारे के सारे मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं। उसी तरीके से जब हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल की, तो फीमेल में भी हमें प्राइमरी पढ़ना होगा और सेकेंडरी पढ़ना होगा। प्राइमरी में हम क्या पढ़ेंगे? तो प्राइमरी में हम पढ़ेंगे जो गर्भाशय होता है, यूट्रस के बारे में। यूट्रस यानी जहां पर बच्चा पलता है, ठीक है? यूट्रस हो गया। यूट्रस से पहले हम यहाँ पर ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, यूट्रस बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी यानी जहां पर क्या बनता है? एग बनता है, एग। जैसे टेस्टिस में क्या बनता था? स्पर्म, वैसे ही ओवरी में क्या बनता है? एग, ठीक है? हम उसके ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद दूसरा हम यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हम वल्वा के बारे में पढ़ेंगे, वल्वा।
ठीक है, वल्वा क्या होता है, योनि किसे कहते हैं, इन सब चीजों की चर्चा हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में करेंगे। उसके बाद हम इसी में समझेंगे कि एक स्पर्म की पूरी जर्नी कैसे होती है, कैसे एक फर्टाइल होता है। उसके बाद हम फीमेल वाले में समझेंगे कि जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या होता है, ब्लड क्यों आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, कितने एग्स फर्टाइल होने के लिए कितने एग्स आते हैं, जब फीमेल जन्म लेती है तो उसके पास कितने एग्स होते हैं, फिर उसके बाद कब तक वो एग को प्रोड्यूस कर सकती है, मेनोपॉज क्या होता है। हम इन सारी चीजों के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है।